Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 6, British policies and their impact. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with modern industry. मैं modern industry आपको बताऊं उसके पहले मैं बताना चाहूँगी grand old man of India who is known as grand old man of India दादाभाई नौरोजी. दादाभाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी. ये इनका इमेज यहाँ पर गिवन है, इसको अच्छे से देख लें. क्यों देख लें अच्छे से बेटा? क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में मैम ये पूछ सकती हैं. चलो, तो अब हम मॉडर्न इंडस्ट्री को पढ़ेंगे. तो बच्चा, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करें, क्योंकि वो तो हमें सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल की तरह देखते थे कि भैया ये तो बस हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहें और हम इन्हें फिनिश प्रोडक्ट बेचते रहें. दिस इज़ वॉट द बेसिक प्लान ऑफ ब्रिटिशर्स. तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा एरेटिक था. ब्रिटिशर्स ने कोई स्टेप नहीं लिया हमारी नेसेंट इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का. नेसेंट का मतलब क्या होता है? अगर लिटरल हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होता है नवजात. आप इसको यहाँ पर न्यू बॉर्न, न्यूली एस्टेब्लिश्ड की तरह देख सकते हैं. नवजात का मतलब तो होता है न्यू बॉर्न बेबी, पर यहाँ पर नेसेंट का मतलब है, नेसेंट इंडियन इंडस्ट्रीज का मतलब है वो इंडस्ट्रीज जो अभी अभी बनी हैं, ठीक है, न्यू हैं. अब जो नेसेंट इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कंपटीशन करना पड़ता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के साथ, और इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं देते थे ब्रिटिशर्स. तो इस टाइम में हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ही स्लो प्लेस से डेवलप हो रही थी, और ये जो पॉलिसी थी फ्री ट्रेड की उसे फॉलो किया जा रहा था. इम्पोर्ट ड्यूटी लिवाइड ऑन फॉरेन गुड्स वॉज वेरी लो. बहुत ही कम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी फॉरेन गुड्स के ऊपर. तो जो इंडिजिनस गुड था उसे स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ता था मशीन मेड गुड्स जो कि ब्रिटेन से बन के आ रहा था. हमारी इंडस्ट्रीज अभी भी बनना चालू हुई और उनका कंपटीशन सीधे उन इंडस्ट्रीज के साथ था जो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले एस्टेब्लिश हो चुकी हैं. हमारा जो इंडिजिनस गुड था उसको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता था. डिस्पाइट द रिलक्टेंस ऑफ ब्रिटिश टू स्टार्ट मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में एस्टेब्लिश हो. फिर भी जो प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो बिगिन हो ही गया 1850 से. इन लोगों ने बहुत रोकना चाहा कि यार ये तो बस इम्पोर्टर बने रहें रॉ फिनिश गुड्स के, हमारा फिनिश गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट होता रहे और ये लोग एक्सपोर्ट करते रहे इंडिया से ब्रिटेन को क्या, रॉ मटेरियल. पर ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया है क्योंकि स्लोली हमारे इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया. कब से? 1850 से. ड्रेन ऑफ वेल्थ. दादाभाई नौरोजी एक बहुत ही महान लीडर थे इंडिया के, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल. तो बेटा, वो जो इमेज मैंने आपको दिखाया दादाभाई नौरोजी का, ध्यान रखना अच्छे से, ये हैं दादाभाई नौरोजी. तो इस इमेज को दिखाकर मैम ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि विच बुक इज रिटन बाय दिस फेमस पर्सनैलिटी. तो आपको पता होना चाहिए इनकी फेमस बुक है, उसका नाम है पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दैट थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल देयर वॉज कंटिन्यूस ड्रेन ऑफ वेल्थ. जब तक ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते रहे यहाँ से कंटिन्यू वेल्थ ड्रेन होती गई और होती गई. हमारा बहुत सारा पैसा ब्रिटेन पहुँचा, ग्रेट ब्रिटेन पहुँचा. ये जो ड्रेन था, ये जो हमारा पैसा कंटिन्यू ब्रिटेन पहुँच रहा था, ये किस किस फॉर्म में पहुँच रहा था? दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ हैपन इन द फॉलोइंग वेज. पहला, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड से प्रॉफिट के फॉर्म में. प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द ब्रिटिशर्स, वो इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिश ओन कर रहे थे उनका जो प्रॉफिट था वो भी सीधा ब्रिटेन जाता था. एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो भी बहुत सस्ते दामों पे किया जा रहा था, मतलब अल्टीमेटली वो भी प्रॉफिट दे रहा था. रेवेन्यू कलेक्टेड इन इंडिया सेंट टू इंग्लैंड एज होम चार्जेस, और जितना भी रेवेन्यू इंडिया में कलेक्ट होता था थोड़ा बहुत यहाँ इंडिया में रहता था. वेलफेयर तो ये हमारा करते नहीं थे, मैक्सिमम पार्टी इंग्लैंड भेज देते थे एज होम चार्जेस. जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते थे जो इंग्लैंड करता था ऑन अकाउंट ऑफ इंडिया, सैलरीज, पेंशन्स एंड सेविंग्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपनी सेविंग इंग्लैंड ही भेजेंगे, ब्रिटेन ही भेजेंगे, पेंशन वहीं भेजेंगे, सैलरीज को थोड़ा बहुत रखेंगे, बाकी वहीं भेज देंगे. तो ऑल इन ऑल हर तरीके से लूट मची हुई थी. द ड्रेन वॉज एन एक्ट ऑफ ओपन प्लंडर. ये ओपनली हमें लूट कर रहे थे, भले ही
अपनी सेविंग्स को ब्रिटेन भेजने की बात हो, पेंशन या सैलरीज को ब्रिटेन भेजने की बात हो इंडिया से, रेवेन्यू जो इंडिया में कलेक्ट होते हैं उसका एक पार्ट वहाँ ब्रिटेन भेज रहे हों, हमसे रॉ मटेरियल सस्ते दामों में खरीद रहे हों, तो इसको हम सीधे लूट कह सकते हैं, प्लंडर कह सकते हैं। तो ये जो ड्रेन था वेल्थ का, ये मेजर कॉज बना इंडिया की पार्टी के लिए। ठीक है बात। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो ड्रेन था वेल्थ का वो किस किस फॉर्म में हो रहा था। पहले तो जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाती वो भेज देती, वो इंडस्ट्री जो ब्रिटिशर्स ओन करे थे उनका प्रॉफिट सीधे चला जाता, रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदते, होम चार्जेस के नाम पे पैसा चला जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हो रहे थे इंग्लैंड में वो भी इंडिया से ही जाते थे, क्योंकि वो बोलते थे ना कि भाई हम यहाँ बैठ के प्लानिंग इंडिया के लिए कर रहे हैं तो पैसा तो इंडिया से ही आना चाहिए। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेटा फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1900 तक का जो पीरियड है उसे कहते हैं। तो फर्स्ट हाफ मतलब 1850s तक हमारे पास कोई मॉडर्न मीन्स था नहीं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। लॉर्ड डलहौजी थे बेटा, जिन्होंने मिनट ऑन रेलवे रेडी किया है ना, और बताया कि अगर हम रेलवे लाइन इंडिया में बना देंगे तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ ब्रिटिशर्स के लिए बढ़ जाएंगी। तो जो पहला रेलवे लाइन है उसे ओपन अप किया गया बॉम्बे और थाने के बीच में 1853। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट भैया, कि जब रेलवे इंडिया में आ गई तो क्या क्या इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हुए, ब्रिटिशर्स ने कैसा इसका फ़ायदा उठाया, वो सब अब हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिशर्स अब इजीली और फास्टर फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराने लगे रॉ मटेरियल का। कहाँ तक? पोर्ट तक। बहुत सारे इंडिया के पार्ट से रॉ मटेरियल फटाफट ये पोर्ट तक पहुँचाने लगे, और पोर्ट से इसको शिप में भेजते थे कहाँ पर? इंग्लैंड। पूरे इंडिया से ट्रेन के थ्रू रॉ मटेरियल लाया जाता पोर्ट्स तक, बंदरगाह तक, फिर बंदरगाह में इसको शिप में डालकर इंग्लैंड तक पहुंचा दिया जाता। रेलवे का यूज़ रीट्रांसपोर्ट के लिए भी होता, कि जो गुड पोर्ट्स तक आता है इंग्लैंड से फिनिश गुड, उसे ये ट्रेन में भर भर के पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देती। तो समझ में आया, जैसे ये रहा इंडिया के कुछ पार्ट से आपको कॉटन मिलेगा, किसी से सिल्क मिलेगा, कहीं से जूट मिलेगा, तो ये सारे पार्ट से कहाँ आ जाता? पोर्ट तक पहुँच जाता। अब पोर्ट से इसको रखा जाता शिप में, और फिर ये शिप से कहाँ चला जाता? इंग्लैंड। पर वहीं से इन शिप में भर भर के आता ब्रिटिश गुड, वो इंडिया में एक पोर्ट तक पहुँचता, और फिर इस पोर्ट से इंडिया के डिफरेंट पार्ट तक उसे पहुँचा दिया जाता है। आगे बात समझ में आई? चलो। टू मार्केट्स इंटीरियर टू द कंट्री के इंटीरियर मार्केट तक जो गुड इंग्लैंड से आया उसे रेलवे के थ्रू पहुंचा दिया जाता। वो एरियाज जो मिलिट्रीली इंपॉर्टेंट होते हैं उसे भी रेलवे से लिंक कर दिया गया, कि फटाफट आर्मी को हम पहुंचा सकें अगर कोई रिवोल्ट की रिवेलियन हो तो। जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी थी वो अचीव की गई थ्रू रेलवे, क्योंकि जो रिमोटेस्ट विलेज थे अब उन्हें ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया, क्योंकि अब वहाँ तक पहुँचना उनके लिए बहुत इजी हो गया था। देन अगर फैमाइन आती तो उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता, क्योंकि अब फूड ग्रेन्स को इजीली ब्रिटिशर्स वन पार्ट टू अनदर सप्लाई कर सकते थे। अगर किसी एरिया में फूड शॉर्टेज है तो वहाँ पर फूड इजीली ट्रेन के थ्रू पहुँचाया जा सकता था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी क्विकन हो गया रेलवेज के आने के बाद। कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होने के बाद जो फैक्ट्रीज थी उन्हें कंटिन्यूस रॉ मटेरियल की सप्लाई लगती थी, और वो रॉ मटेरियल की सप्लाई आती थी रेलवे से। अब बेटा रेलवे ने थोड़ा सा जो कास्ट बैरियर है, क्लास बैरियर है, उनको भी तोड़ा, क्योंकि सारे रिलीजन, सारे कास्ट रीजन्स के लोग साथ में ट्रेवल करते रेलवेज में। तो एक बिहार का व्यक्ति जब यूपी के व्यक्ति के साथ बैठता, एमपी के व्यक्ति के साथ बैठता, तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता और लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता। इससे कास्ट और क्लास बैरियर्स भी टूटे। रेलवे का एक ये भी फायदा था। रेलवे के अलावा बेटा जो पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिसेस थे उन्हें भी पूरे कंट्री में सेटअप किया गया। जो डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी ने यूनिफॉर्म रेट लेके आए पोस्टेज के। लॉर्ड डलहौजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म रेट ऑफ पोस्टेज। रोड्स बने, ब्रिजेस बने, ठीक है, जिससे भी ट्रांसपोर्टेशन को एक स्मूथनेस मिली, कनेक्टिविटी बढ़ गई। अब रिमोट विलेजेस तक, रिमोट एरियाज तक हम जा पा रहे थे। क्विक क्विज के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम था बहुत ही फ्लेक्सिबल था। इंडिया में बहुत सारे पाठशाला हुआ करते थे, मदरसे हुआ करते थे, हमारा लिटरेसी रेट भी बहुत हाई हुआ करता था, जिनमें थोड़े थोड़े बच्चे होते थे पाठशालाज में, मदरसेज में, जिन्हें टीचर्स पढ़ा देते थे।
कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं होती थी, जितनी भी टीचिंग होती थी वो जनरली ओरल ही होती थी और टीचर अपने घर से ही बच्चों को पढ़ा दिया करता था। कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता था। क्यों नहीं होता था फिक्स करिकुलम? बेटा अभी देखो फिक्स करिकुलम की कितनी प्रॉब्लम होती है। आप 5-6 बच्चों को अपने घर में ही देखो, क्या सबका मेंटल लेवल एक तरीके से एक जैसा होता है? कुछ-कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, कुछ-कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता है, कुछ पेंटिंग अच्छी कर लेता है, किसी को मेकअप का शौक होता है। तो कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। पर अगर इन पाँचों को एक साथ बैठ के एक क्लास में एक जैसी पढ़ाई कराई जाएगी, एक जैसा पेपर, एक जैसा करिकुलम, तो क्या ये पाँचों ठीक से परफ़ॉर्म कर पाएँगे? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहले ऐसे होता था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड, अकॉर्डिंग टू हिज़ फैमिली बैकग्राउंड। अगर कोई बार्बर का बेटा है तो उसको किस तरीके से ट्रेन करना है, तो एक दूसरे बच्चे को किस तरीके से ट्रेन करना है, इनके लिए अलग-अलग तरीके से टीचर उसकी नीड्स को समझ के उसको पढ़ा दिया करता था। पर आज देखो कुछ बच्चे कितना बैडली सफ़र कर रहे हैं, टेंशन में हैं, क्योंकि वो उ उस हद तक कैच ही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी उनको वो करने ही नहीं दे पा रही है। पर टीचर को क्या पता, टीचर तो हर बच्चे को एक तरीके से देखता है, ये कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैंने समझाया, इसने समझ लिया, तुमने क्यों नहीं समझा? कभी भी देखो, कई बार टीचर पढ़ाता होता है तो मुझसे कोई डाउट पूछोगे तो वैसे चिल्ला के आपको बोलेगा, अच्छा क्लास में और कौन है इसके अलावा जिसको ये समझ में नहीं आया? तो 3-4 इंटेलिजेंट बच्चों के बोलेंगे, मैम मुझे तो आ गया। मैम आई गॉट इट कंप्लीटली। तो मैम बोलेगी, देखो इसको भी तो आ गया, तुम्हें क्यों नहीं आया? मैम उस टाइम पर, उस पॉइंट पे इस बात को ही नहीं समझ पा रही कि हर बच्चे का मेंटल लेवल सेम नहीं है। पर आज तो फिक्स करिकुलम ने बिल्कुल चीज़ों को कुछ भी करके रखा है। कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता था उस टाइम में, टीचर्स अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें लगता था कि बच्चों के हिसाब से बेस्ट है वो बच्चों को पढ़ा देते थे। संस्कृत, पर्शियन, मैथमेटिक्स बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करते थे। साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं जाता था। अब ये भी कंप्लीटली तो सही नहीं है बेटा कि साइंस और ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं है। पर मेजर फोकस संस्कृत, पर्शियन और मैथमेटिक्स पे होता था। साइंस ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाता था, पर यहाँ पे लिखा है नॉट टॉट, नॉट अग्रीड, कम्प्लीटली पढ़ाया जाता था, पर उतना फोकस नहीं होता था इन सब्जेक्ट्स पे। बेटा 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कब बिल्ट हुई? तो वो हुई 1879 से 1881 के बीच में। और बेटा ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जामिनेशन का सिस्टम भी नहीं होता था। पर फिर से मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन ही नहीं होते थे, एग्जामिनेशन होते थे, पर उनका ऐसे कोई फिक्स्ड आज जैसे हम बोल रहे हैं समेटिव एग्जामिनेशन होंगे, फिर टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, बीच में यूनिट टेस्ट होंगे, ऐसे नहीं होता था। पर एग्जामिनेशन तो होते थे। आप लोगों ने एक बहुत फेमस स्टोरी है वो सुनी होगी कि जो गुरु होते हैं वो अर्जुन और उनके भाइयों को बोलते हैं, चलो द्रोणाचार्य की निशाना लगाओ। सब बच्चे लोग बोलते हैं कि मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। सिर्फ अर्जुन अकेले होते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे शॉर्ट टेस्ट वहाँ पर हुआ करते थे। मतलब कुछ-कुछ टास्क गुरुजी दिया करते थे बच्चों को और देखते थे कि सबसे बेस्ट इस टास्क को कौन कर सकता है। तो एग्ज़ामिनेशंस वर देयर, एग्ज़ामिनेशंस होते थे, पर उनका इस तरीके से कोई सिस्टमैटिक सिस्टम नहीं था। गुरु को जैसे लगता था वो अपने स्टूडेंट्स को असेस करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अनअवेयर थे, जो नए डेवलपमेंट हो रहे थे साइंस में, एडवांस जो भी सिस्टम आ रहा था वो उन बच्चों को पता नहीं था। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में क्या-क्या हो रहा है, वो लोग बेचारे बच्चे नहीं जानते थे। अर्ली ईयर में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने एजुकेशन को कभी प्रमोट ही नहीं किया इंडिया में। पर जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने मना लिया कंपनी को, क्रिश्चियन मिशनरीज़ परसुएडेड द कंपनी और वो फिर इस फील्ड में इंटरेस्ट लेने लगे। बेटा 1781 में कलकत्ता मद्रासा एस्टेब्लिश हुआ, 1791 में संस्कृत कॉलेज एट बनारस एस्टेब्लिश हुआ, आज बनारस को हम वाराणसी के रूप में जानते हैं। और 1801 से जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो भी काम करने लग गया। फिर से देखो 1781 में कलकत्ता मद्रासा एस्टेब्लिश हुआ, 1791 में संस्कृत कॉलेज एट बनारस, फिर 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज। जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसने कहा कि वो 1 लाख रुपए तक देगा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, सैंक्शन सम ऑफ 1 लाख रुपये पर ईयर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। पर एक डिस्प्यूट अराइज हो गया कि पैसा किस तरीके से स्पेंड किया जाएगा।
एक ग्रुप था वो चाहता था कि पैसे से ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को प्रमोट किया जाए, है ना? जिसमें संस्कृत होगी, पर्शियन होगी, रीजनल लैंग्वेजेज़ होगी, ऐसे ग्रुप को कहा गया। ओरिएंटलिस्ट, जो ओरिएंटलिस्ट थे वो कहते थे कि भैया इंडियंस को एजुकेशन उनकी अपनी लैंग्वेज में दो, वो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ाओ, पर्शियन पढ़ाओ। पर जो दूसरा ग्रुप था जिसे हम एंग्लिस्ट कहते हैं, जिसमें मकाले थे, लॉर्ड थॉमस मकाले थे। ये थॉमस मकाले हैं जिनका बनाया एजुकेशन सिस्टम हम आज तक यूज़ करते आए हैं, कर रहे हैं। वो चाहते थे कि नहीं भैया, इंडिया में इंडियन एजुकेशन तो नहीं देनी है, इसमें ना साइंस है ना टेक्नोलॉजी है ना? तो बेटर है कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करें और जो मीडियम हो पढ़ाने का वो इंग्लिश हो। तो डेडलॉक ख़त्म हुआ 1835 में, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पैसे को यूज़ करेगी सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने में, जिसका जो बेसिक मीडियम होगा, मतलब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा इंग्लिश। जैसे बेटा साइंस, सोशल साइंस को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। जिस साइंस और सोशल साइंस को आज आप ये इंग्लिश में पढ़ रहे हो, ये हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है। कहाँ पर? हिंदी मीडियम स्कूल में। पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं जहाँ पर मीडियम जो है वो क्या होगा? इंग्लिश। तो आपको एसएसटी एक्ट के स्कूल्स में इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं। तो लॉर्ड मकाले ने बोल दिया कि हम हिंदी को या इनकी नेटिव या रीजनल लैंग्वेजेस संस्कृत को तो प्रमोट नहीं करेंगे। हम जो पैसा, जो 1 लाख रुपए का फंड है, वो सिर्फ किस पे लगवाएंगे? उसी स्कूल पे जहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? इंग्लिश। ठीक है। कोई सेपरेट जाएगा किसी वीडियो में। अब हम बात करेंगे वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। जो वुड्स डिस्पैच था 1854 का, उसने और सिस्टम किए इंडियन एजुकेशन में। हर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया गया और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो बनाए गए प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक। ठीक है। इंस्टीट्यूशन बनाए गए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कि भैया पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दो, तब जाके वो बच्चों को प्रॉपर्ली पढ़ा पाएंगे। 1857 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता थी, बॉम्बे और मद्रास थी, उन्हें भी सेटअप कर दिया गया। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अब हम बात करेंगे ये जो एजुकेशन पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स लेके आए उसके इफ़ेक्ट क्या क्या थे। तो एजुकेशन पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स लेके आए उसका जो मेजर फ़ायदा हुआ वो हुआ अर्बन मिडिल क्लास को। जो सबॉर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहे थे उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल से बहुत फ़ायदा हुआ है। इनफैक्ट जो मेन एम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो था कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क प्रोड्यूस करना, जो कि लोअर वेजेस में काम कर सकें कंपनी के लिए। क्योंकि जब ये ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स को लेके आते हैं, ब्रिटिश को इंडिया में लेके आते हैं इस क्लैरिकल वर्क के लिए, तो उन्हें ज़्यादा वेजेस देने पड़ते थे। तो वो चाहते थे अब हम इंडिया में ही एक क्लैरिकल क्लास बना दें जो हमारे लिए क्लर्क का काम करें। जो गवर्नमेंट थी उस का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि एजुकेशन को वो विलेज में स्प्रेड करे। इस वजह से बहुत सारे जो विलेजेस थे इंडिया के वो इलिटरेट रह गए। जो टेक्निकल एजुकेशन था उसे भी नेग्लेक्ट किया गया इंडिया में। पर फिर भी जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसके पॉजिटिव इफेक्ट थे। जो इंडियन थे वो लर्न कर रहे थे मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ को, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म। और इससे जो जो लोग थे, जब उन्हें लिबर्टी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इक्वालिटी की बातें याद आती तो वो यही सोचते कि यार ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो हमें लिबर्टी भी नहीं दे रहे, हमारे साथ इक्वालिटी वाला बिहेवियर भी नहीं करते, हमारी कंट्री में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। अच्छा, फ्रेंच में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, ओके, तो क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? अब हमारे इंडियंस ऐसा सोचने लगे और इसी को हम पॉजिटिव इफेक्ट कह रहे हैं। It was Indian educated in this tradition who later spearheaded the country's freedom movement। भले पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करो, इवन हमारे सुभाष चंद्र बोस ने तो ICS इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी तो लॉ पढ़ के बैरिस्टर बन के प्रैक्टिस करके दुनिया भर से इंडिया में आए थे। तो ये वही लोग थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को लिया और फिर फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट को जोर शोर से चलाया। सो स्टूडेंट, यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी सजेशंस, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन।